हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज बेटा हम लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें रेजोनेंस सीखेंगे। थोड़ा सा हमने रेजोनेंस पीछे किया था, अब उसको थोड़ा एंड करेंगे। ठीक है, रेजोनेंस को लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस और फ्लेक्सिबल ग्रुप कौन से होते हैं, इसके बारे में हम सब्जेक्ट आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, लेट्स रीकैप। तो सबसे पहले देखो रेजोनेंस क्या है। हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर या फ्री रेडिकल। ठीक है, ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। यस, कर चुके हैं ना? क्लियर है सबको? हाँ बेटा, यस सर। है ना? ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स भी आंसर दो भाई, थोड़ा सा क्विक हो जाओ, है ना? अभी खाना वाना खाया होगा आप लोगों ने, मुझे लग रहा है, तो थोड़ा एनर्जी दिखाइए। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब हम बात करेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कैसे रेजोनेंस काम करता है, फ्राई रूल क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, अब जरा उसको ध्यान से सोचना। रेजोनेंस होता क्यों है? ये डबल बॉन्ड इधर गया वापस उधर आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है ताकि वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो सके। अब वो ज्यादा स्टेबल इससे कैसे हो सकता है? ठीक है, देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन की गैदरिंग ज्यादा हो जाती है पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड या लोन पेयर, वो एक ही जगह पर एटम पर अटका रहेगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की गैदरिंग ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपल्शन की वजह से क्या होता है? एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ने लग जाती है। तो मॉलिक्यूल को स्टेबल रखने के लिए क्या करें? उसकी एनर्जी को डाउन करें। कैसे करें? उस जगह पर गैदरिंग ना होने दें, यानी इकट्ठा ना होने दें उन्हें। तो वो अगर घूमते रहेंगे बार बार मॉलिक्यूल के अंदर ही, झूले की तरह, है ना, तो वो एक जगह पर नहीं रहेंगे, तो जिससे गैदरिंग एक जगह इकट्ठा नहीं रहेगी, वो स्प्रेडेड रहेगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल जाएगा, जिससे हर एक मॉलिक्यूल, हर एक एटम थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन को टॉलरेट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका टॉलरेशन पावर बढ़ जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। कैसे बताएं इसको? सोचो जरा। आप लोग सभी खाना बनाते हुए तवे के ऊपर रोटियां सेकते हुए सबने देखी होंगी, है ना? तो तवा लीजिए, तवे के ऊपर, तवे को गर्म कीजिए और अपने फिंगर को, एक फिंगर को तवे पर रख दीजिए। कितनी देर रख सकते हो? 10 सेकंड? बहुत मुश्किल होगा, है ना? 1 या 2 सेकंड शायद रख सकते हैं, है ना? सिंपल है। हमारे मदर्स जो है ना, अब जरा ध्यान से देखना, हमारे मदर रोज, मम्मी या सिस्टर हमारी जो रोज रोटियां सेकते हैं, तो उनको देखना कभी कि अगर आप लोग उस गर्म रोटी को हाथ लगाओ, ये जो उनके हाथों, उंगलियों के पोर होते हैं, ठीक है, ये उनके इतने हार्ड हो चुके हैं कि वो लोग गर्म रोटी उठा भी लेते हैं आसानी से और वापस भी रख देते हैं, है ना? और रोटी को घुमा भी देते हैं तवे के ऊपर ही। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो सोच के देखना कि वो कितना स्ट्रोंग है उनके हैंड्स, जबकि लड़के अपने आप को स्ट्रोंग समझते हैं, घंटा स्ट्रोंग होते हैं वो, है ना? तो यहाँ से ध्यान रखना। तो अब देखो जरा, एक चीज बताता हूँ, अगर हम 2 सेकंड के लिए भी उस तवे पर उंगली रख सकते हैं, 2 सेकंड के लिए, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। अब अगर मैं ये कहूँ आपको कि अपनी फिंगर टच कीजिए वापस उठा लीजिए, टच कीजिए वापस उठा लीजिए, टच कीजिए वापस उठा लीजिए, ऐसा आप कितनी देर कर सकते हैं? शायद अनलिमिटेड टाइम के लिए ऐसा कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम के लिए ऐसा कर सकते हैं। समझ गए? तो इसका मतलब यही रेजोनेंस है, यही है रेजोनेंस। आपने एनर्जी ली तवे से, हवा में हाथ आया, उसने एनर्जी वापस दे दी एनवायरनमेंट को, फिर से ली, फिर से डोनेट कर दी। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक जगह इकट्ठा हुआ, दूसरी जगह गया, फिर इधर आया, फिर उधर गया। इस वजह से रेजोनेंस चलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? रेजोनेंस के चलने की वजह से एटम का, सॉरी, मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता। यही है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि इससे मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है, वरना मॉलिक्यूल को तोड़ना आसान हो जाता है। कैसे? अब वो कहानी तवे वाली नहीं, हम नॉर्मल कहानी। देखो जरा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यही होता है रेजोनेंस। ठीक है, इसका यस एग्जाम्पल सर। कर चुके हैं। ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? CH2 इसके ऊपर बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन का सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये बनेगा सिंगल बॉन्ड, CH2 इस पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, ये बॉन्ड वापस इधर आ जाएगा पॉजिटिव से, ये नेगेटिव वापस इधर आ जाएगा, ये वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। अब इससे होगा क्या? सोचो जरा। मान लो कि मैंने यहाँ पर आग लगा दी, मैं मॉलिक्यूल को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने यहाँ आग लगा दी। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनर्जी मिल गई, ये क्या करता है? ये उछल के दूसरी जगह यहाँ आ जाता है। मैं तो यहाँ से आग लगा रहा था ना,
यहाँ आता फिर वापस इधर आ जाता, तो इसको एनर्जी दे के आ जाता है, और ये फिर आगे वाले को एनर्जी दे देता है, तो ये आगे वाले को, और ये वाला फिर एनर्जी मान लो रिलीज कर देता है जितनी इसने यहाँ से गेन की। तो जब हम इस मॉलिक्यूल को तोड़ने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से ये एनर्जी को स्प्रेड कर देता है। इलेक्ट्रॉन ही सबसे पहले एनर्जी लेगा। एटम में मॉलिक्यूल के अंदर किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बनता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यस और नो? समझ में आ गया सबको? और वो यस सर। जल्दी सी जिस जगह से गर्म कर रहे हैं वहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले जाके दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा देखो, ये हाइपोथेटिकल केस है, ऐसा नहीं कि हम एक पर्टिकुलर जगह पे एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत अच्छा है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ऐसा होता नहीं कि हम एक एक एटम को गर्म करेंगे दूसरे को नहीं, तो ये जस्ट समझने के लिए कि ऐसा होता है, और इसी को बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। रेजोनेंस जो है उसमें स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। उसका मतलब क्या है? तो देखो भाई, डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड होता है असली स्ट्रक्चर, ये हम कल बात कर चुके हैं, है ना, प्रीवियस लेक्चर में। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर, वही असली होता है, लेकिन वो काम कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उससे मैकेनिज्म डिफाइन नहीं हो सकता। तो जो हम बाकी वो कहते हैं ना, सबके साथ 1.5 बॉन्ड होता है, वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और लोएस्ट एनर्जी मोस्ट स्टेबल वही होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, और उसकी स्टेबिलिटी की वजह मैंने आपको डिफाइन कर दी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को स्प्रेड कर देता है, जिस वजह से एनर्जी स्प्रेड हो जाती है, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कुल मिला के डाउन चली जाती है। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आ गया? याद रखने वाली चीज सिर्फ एक ही है, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होती है, मोस्ट स्टेबल होता है, दैट्स ऑल। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। सारे बच्चे सो रहे हैं, मुझे लग रहा है सबको नींद आ रही है क्या? मैं लोरी सुना रहा हूँ, है ना? नो नो। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ यार। आप लोग तो अभी मतलब यंग ब्लड है ना, और कहते हैं इस उम्र में तो खून जो है वो दुगनी गति से भागता है। सच में दुगनी गति से भागता है, ठीक है, मतलब इन द सेंस कि आप काफी एक्टिव होते हो, एनर्जेटिक होती है ये एज। तो एनर्जी दिखाइए मुझे। फ्राई रूल क्या कहता है? फ्राई रूल कुछ भी नहीं है, ये सीधा बोलता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं, जो भी मान लो बड़े वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसमें रिंग होती है, उसमें जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग होती है ना किसी स्ट्रक्चर में, वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। बस नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, अगर आपको 2 बेंजीन रिंग दिख रही है, मैं अगर आपसे ये पूछूं, जैसे यहां पर देखिए, ठीक है, बेंजीन रिंग पता है भाई सबको? बेंजीन रिंग पढ़ रखी है क्या सबने? नहीं पढ़ी? सर पढ़ी है। पढ़ी हुई है, ठीक है। तो देखो 2 बेंजीन रिंग है, और एक अगर मैं इसी की जगह पर 3 बेंजीन रिंग को इकट्ठा कर देता हूँ, 3 रिंग, ठीक है, मतलब इसी स्ट्रक्चर के साथ एक और बेंजीन रिंग लगा देते हैं, अल्टरनेट्स में इनमें डबल बॉन्ड्स लगा देते हैं, ये जीरो लगाने का मतलब ये। बताओ दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? 3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा स्टेबल होगा। यस, क्लियर टू एवरीवन? सर यस। यही है फ्राई रूल, भेजा फ्राई रूल। भेजा फ्राई हो गया, जितने ज्यादा बेंजीन उतना ज्यादा अरेंजमेंट, विच आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिंग्स इन द बेंजीनोइड फॉर्म। बेंजीनोइड फॉर्म में जिसमें ज्यादा रिंग है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, अब भाई रेजोनेंस इफेक्ट इसी को कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये रेजोनेंस इफेक्ट है। इसका एक मेसोमेरिक इफेक्ट भी होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। जनरली टीचर दोनों को एक करके बता देते हैं, है एक ही, कोई फर्क नहीं है। डायरेक्शनल रेजोनेंस इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर रेजोनेंस चल रहा है उसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। रेजोनेंस इफेक्ट आपको पता लग गया होगा, रेजोनेंस जो हम कल से कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर से, वही रेजोनेंस। अब जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा समझ में आ जाए। तो ये बोलिए जरा, डज दिस मॉलिक्यूल विल शो रेजोनेंस? क्या रेजोनेंस दिखाएगा? बोलिए, आपको बताना, यस और नोट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सभी बच्चे। यस बेटा, जल्दी से लिख दो भाई कोई।
एक मिनट रुकिए जरा। यस ठीक है। ठीक है तो बेटा यस ये करेगा। थैंक यू एवरीवन। तो देखो भाई ये कैसे करेगा अब इसकी बात करते हैं। मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? तो इसको जरा अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर ये CH है, ये सिंगल बॉन्ड को ऐसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये देखना है। कार्बन हाइड्रोजन में मत देखने लग जाना, हाइड्रोजन तो डबल बनाएगा ही नहीं कार्बन के साथ। क्लियर है ना सबको? यस सर। नहीं आप इसको सिंगल समझ लो, ये तो कभी डबल बनाएगा नहीं। इसके आगे कुछ जुड़ सकता है क्या? अगर इसके आगे कुछ और जुड़ जाता तो फिर हम इसको डबल सिंगल डबल कह सकते थे। इसके आगे तो कुछ जुड़ेगा नहीं, ये तो डेड एंड है ना। फर्दर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ H है। तो अब देखो जरा हो क्या रहा है, ये वही है डबल सिंगल वाला, बस इन्होंने ट्रिपल सिंगल डबल कर दिया। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। यस अब समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। ना बेटा तो यस यहाँ सर। CH2 पर यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड है, ये CH है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH है, ठीक है। और ये CH पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बस यही है, सेम टू सेम, बस वो उसका हल्का सा फॉर्म चेंज हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, यस ये करेगा, पाई पाई कंजुगेशन करेगा। नेक्स्ट देखो इसमें, अब इसमें बताइए इसमें भी रेजोनेंस आएगा? बिल्कुल आएगा, जरा ध्यान से देखना इसको। CH2 है, ठीक है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ CH है और CH के साथ में OH लगा हुआ है। मैंने ये H जो ना ये इकट्ठे लगा दिए और कुछ नहीं किया, ठीक है। OH में ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या करेगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और यहां से ये इधर चला जाएगा। क्लियर है? तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये कार्बन आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ ऑक्सीजन आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यस क्लियर है? यस सर। यस सर। इसको बना के देख लेना, याद कर लेना। मैंने पहले भी बोला था इनके मॉलिक्यूल्स याद करने बहुत जरूरी है, जो रेजोनेंस दिखाते हैं याद होने चाहिए। बना के देखो, आपके दिमाग में उसी टाइम आ जाए कि इसमें ऐसे रेजोनेंस होता है, इसमें ऐसे रेजोनेंस होता है। ये बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक भी है, ABC है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बिना बात नहीं बनती। इलेक्ट्रॉन घुमाने आने चाहिए, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वरना सोच लेना 12th क्लास का कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी ऑर्गेनिक का। 12th में ऑर्गेनिक से डर लगेगा अगर ये अब नहीं बना के देखते, और अब बना के देख लिए समझ में तो आ रहे होंगे, बट बना के देख लिए फॉर एवर एवर याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट ये भी यस करता है। अब आता है भाई कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। स्क्रीन पे लिखा भी है मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस, यस ये रेजोनेंस दिखाता है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस कैसे दिखाता है, अब जरा मैं ऊपर तो ये बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, बट मैं आपको इसको थोड़ा बेटर तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो सोडियम कार्बोनेट के बारे में आपने सुना होगा, Na2CO3 सुना हुआ है, क्या होता है? वॉशिंग सोडा पढ़ा है किसी ने? यस सर। यस सर। 10th क्लास में पढ़ा है बेटा, पता है मुझे, ठीक है। ये क्या होता है? बेकिंग सोडा, पता है? यस सर। ठीक है। और अगर मैं इसमें से Na2, जब इसको पानी में डिसोल्व करते हैं ना, कुछ नहीं है इसमें, जब इसको पानी में डिसोल्व करते हैं तो Na2 तो पानी में घुल जाता है, बचा क्या? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इधर से O नेगेटिव, इसके साथ सोडियम इधर लगा हुआ था, इसके साथ सोडियम इधर लगा हुआ था, Na पॉजिटिव, ठीक है, ये बच जाता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। CO3 2 नेगेटिव, देख लो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, 2 नेगेटिव हो गया। अब एक्चुअल में सेम एज इट इज, इसमें H और Na ये दोनों हट जाएंगे, CO3 बच जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा कौन सा होता है? खाने वाला सोडा, है ना, ये खाया जा सकता है। क्या काम करता है ये सब्जियों को जल्दी पका देता है ना। इसको सिट्रिक एसिड या किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ मिक्स करके ही खाना चाहिए। यस सिट्रिक सर। एसिड या किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ मिक्स करके खाना चाहिए।
डायरेक्ट अगर खाओगे तो ये झाग बना देगा, ये सर्फ बना देगा, वॉशिंग सोडा बना देगा, पेट में जाते ही एसिड के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 की फॉर्म में आ जाएगा ये, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए बेकिंग सोडा को किसी सिट्रिक एसिड के साथ खाना चाहिए। डायरेक्ट अगर खाओगे तो वॉशिंग सोडा काम करेगा। मतलब जब खाना पकाते हैं, हमारी मम्मी को भी ये केमिस्ट्री आती है, याद रख लेना, हम आवर मदर्स, ऑल मदर्स और सिस्टर्स जो हमारी मम्मी से सीखे हुए हैं सबको आती है, और हम लोगों को नहीं आती। तो हम लोग कितने डफर हैं, यहाँ से दिमाग लगा लो, है ना। हमें तो पढ़ के समझ में आई है और उन लोगों को बिना पढ़े समझ में आ रही है, कमाल है ना। दे नोज बेटर देन अस, ठीक है। तो यहाँ देखना, खट्टी चीजों में जैसे आम होता है, मैंगो होता है ना, रॉ मैंगो, कच्चा Yes, आम sir. है, उसकी सब्जी बनती है, उसके अंदर आप मीठा सोडा मिला सकते हैं, बेकिंग सोडा डायरेक्ट मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस खट्टे आम में सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए उसमें मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आलू की सब्जी में नहीं मिला सकते, तो आलू की सब्जी में बेकिंग सोडा ना मिलाएं तो क्या करें, अगर मिलाना हो तो इसके साथ टमाटर डाल लेंगे सर। प्लस में टमाटर डाल दो या सिट्रिक एसिड, कोई भी सिट्रिक एसिड डाल दो, मतलब नींबू निचोड़ दो, एक नींबू निचोड़ दो अगर आपको बेकिंग सोडा डालना है तो। फायदा, बेकिंग सोडा इसी के साथ असर करेगा, वरना फिर वो वॉशिंग सोडा बन जाएगा, झाग बन जाएंगे सब्जी में है ना, और फिर वो खाने में भी टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो देखो इसके फायदे क्या है बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज है ये। चुटकी भर डालिए, 2 चुटकी डालिए, 3 चुटकी डालिए, फिर धीरे धीरे अपने परिवार की कैपेसिटी के हिसाब से, वरना ये लूज मोशन लगा देता है। पेट को साफ करता है वॉशिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा, वॉशिंग नहीं, बेकिंग सोडा। अगर ये खाने में मिला हुआ है तो पेट साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये खाने में जरूर मिलाना चाहिए ताकि पेट साफ रहे हमारा, मतलब स्टमक साफ रहेगा, सुबह जल्दी फ्रेश हो गया, पहला फायदा। दूसरा फायदा, सब्जी को जल्दी पका देता है, मतलब गैस कम लगेगी, जल्दी पक जाएगी। तीसरा फायदा, सब्जी का टेस्ट बढ़ा देता है, किसी भी चीज का टेस्ट भी बढ़ जाता है, तीसरा फायदा हो गया। चौथा फायदा, हमारे ब्लड को बेसिक बनाता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4, पढ़ा था बफर Yes, sir. 7.4 होता है, तो 7.4 या 7.5 इतना रहना चाहिए, 7.4 या उससे ऊपर हो हल्का सा, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता बट हल्का सा ऊपर हो, बेटर है। आपको अगर बेसिक बन गया ब्लड, बहुत लंबे टाइम तक खाने से ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट खाया जा सकता है कि सुबह 1 गिलास लीजिए पानी का, उसके अंदर नींबू निचोड़िए, नींबू के अंदर बेकिंग सोडा डालिए, कितना डालना है शुरू में हल्का से लीजिए, बाद में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अगर आपको लूज मोशन नहीं लगते हैं तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए ताकि आपके शरीर को आदत पड़ जाए। ज्यादा से ज्यादा आधा चम्मच तक की कैपेसिटी आप कर सकते हैं, आधा चम्मच बेकिंग सोडा प्लस नींबू। नींबू इसलिए क्योंकि उसमें कोई सिट्रिक एसिड होना चाहिए, वरना वो काम का नहीं है, ठीक है। बेकिंग पाउडर आता है, पाउडर, बेकिंग पाउडर, सुनिए, इसको तो Yes, सिट्रिक sir. एसिड मिलाना पड़ेगा। एक होता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के अंदर, पाउडर के अंदर, पाउडर में ऑलरेडी NaHCO3 प्लस क्या होता है? सिट्रिक एसिड मिला हुआ बाजार से ही मिल जाता है, ऑलरेडी मिलता है, बना बनाया बेकिंग पाउडर। ये डिफरेंस है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में, क्योंकि सोडा के अंदर आपको सिट्रिक एसिड घर से खुद मिलाना पड़ेगा, ये मिला हुआ नहीं आता, और पाउडर के अंदर बाजार से ही बना बनाया था। बट सिट्रिक एसिड की एक लाइफ होती है, लाइफ है तो इसकी एक्सपायरी डेट होगी, इसकी एक्सपायरी डेट पता नहीं क्या, एक्सपायर की स्पेलिंग क्या होती है? AXPIRE, है ना। Yes, sir. एक्सपायरी डेट होगी इसकी, क्यों? क्योंकि ये खत्म हो जाता है अपने आप, ये खराब हो जाता है, ये खराब नहीं होता, ये खराब हो जाता है पड़ा पड़ा अपने आप, इसलिए इसकी एक्सपायरी डेट होती है। बट अगर आप डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा लेके आते हो, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, बट इसको सब्जी में डालते टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खट्टी सब्जी होनी चाहिए, है ना, या कुछ ऐसा। पाउडर को डालते टाइम कुछ नहीं सोचना है, बस ये ध्यान रख लेना इसकी एक्सपायरी डेट ना हो। किसी भी सब्जी में यूज कर लो, आंखें मीच के यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। और बेकिंग पाउडर डायरेक्ट आपको आधा चम्मच डायरेक्ट सुबह गुनगुने पानी के साथ लेने से 1-2 साल में आपका ब्लड का पीएच बढ़ जाता है। मच्छर नहीं खाएंगे, ब्लड का पीएच बढ़ गया तो याद रखना, मधुमक्खी खा जाएगी तो स्वेलिंग नहीं होगी, जिसको लोग बोलते हैं ना कड़वा खून, ये वजह है। अगर जिसका खून बेसिक हो ना, तो वो उसको मधुमक्खी खाएगी तो उसको स्वेलिंग नहीं होगी, मच्छर उसको खाएगा ही नहीं। अच्छी चीज है ना, क्लियर है यहां तक सबको? Yes, sir. तो आप लोग अपने घर पे कह सकते हैं, पहले ये बहुत अच्छे तरीके से रेमेडी की फॉर्म में बेकिंग सोडा जो है वो यूज होता था भी घरों में,
ठीक है, आजकल नहीं होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन पहले यूज हुआ करता था, ठीक है, सोडा या पाउडर। तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा, हमें तो ये कार्बोनेट आयन चाहिए। तो इस कार्बोनेट आयन में ये दोनों में होता है, ठीक है। तो देखो कार्बोनेट आयन में एक्चुअल में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पे जनरली 2 होते हैं। तो देखो डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड इसने छीन लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सेम दूसरी तरफ भी इस ऑक्सीजन पर भी 3 लोन पेयर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं और नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये 7वां इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक एक्स्ट्रा इसलिए नेगेटिव आ गया। कैसे भी काउंट कर लो, एक बॉन्ड में एक ये इलेक्ट्रॉन ये और बाकी ये, देखो 7 इलेक्ट्रॉन टोटल बन रहे ऑक्सीजन के चारों तरफ, तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस ऑक्सीजन के चारों तरफ कितने बन रहे हैं, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और ये 2 बॉन्ड, ये देखो टोटल 6 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं और 2 लोन पेयर ऐसे कैसे पड़े रहते हैं। तो ये समझ में आया, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है भाई कार्बोनेट आयन का। ओ नेगेटिव ऐसे दिखा सकते हो, बाकी की चीजें ना दिखाओ तो। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब इसमें रेजोनेंस चलाना सिखाऊंगा मैं, ठीक है, कैसे रेजोनेंस चलता है। देख लो, हम ये खाते हैं और ये हमारे पेट में ऐसे रेजोनेंस चलता रहता है है ना, और हमें पता आज लग रहा है। तो देखो भाई, डबल बॉन्ड है, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा एक बॉन्ड छीन लेगा, ये छीनेगा तो इधर से नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, क्योंकि कार्बन में पॉजिटिव आने वाला है। तो कार्बन में पॉजिटिव आने से पहले ही ऐसा चेंज हो जाता है। तो होगा क्या, जरा ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर, तो ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है, पहले एक बॉन्ड था तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया। तो कार्बन के ऊपर बाकी सब सेम बना देता हूं मैं। इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड थी, सिंगल बॉन्डेड होगी, इसके बाद 2 लोन पेयर थे, एक बॉन्ड टूट गया, 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, इस पे आ गया नेगेटिव, क्योंकि इसके पास एक ही एक्स्ट्रा आया है, 2 नहीं आए। एक तो इसका खुद का था, ये कार्बन वाला आया, तो कार्बन पे होना चाहिए पॉजिटिव, बट पॉजिटिव होने की बजाय कार्बन ने इस ऑक्सीजन से अपना एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो इसकी वजह से इसका पॉजिटिव नहीं आया, उस पे सिर्फ नेगेटिव रह गया। अब ध्यान दो, फिर से 2 ऑक्सीजन नेगेटिव और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यस और नॉट? यस सर। तो यानी वही कंडीशन आ गई, बट हम मानते हैं कि ये वाली ऑक्सीजन पहले वाली है। अब ये इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, अब नेक्स्ट क्या होता है, ये ऑक्सीजन जब भी डबल बॉन्डेड होगा, कोई भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है कार्बन के साथ, एक बॉन्ड छीन लेती है, एक बॉन्ड छीनने की तो क्या होगा, अब यहाँ ये छीन रही है तो ये वाली ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगी। तो कार्बन ऊपर वाली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ही है, 3 लोन पेयर है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन कह लो, नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन थी, इसके पास में 3 लोन पेयर थे, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया कार्बन को और एक अपने पास ही रखा, तो इसका नेगेटिव चला गया। कार्बन पे नेगेटिव आना चाहिए, बट कार्बन ने क्या किया, दूसरी ऑक्सीजन जो 2 लोन पेयर के डबल बॉन्ड के साथ बैठी, तो इसका एक बॉन्ड छीन लिया, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव। अब भी वही कंडीशन, यानी ये वाली दोनों ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड। यस, क्लियर है? यस सर। ऐसे होता है रेजोनेंस। ये तीनों स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन के रेजोनेंस के आपको आने चाहिए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस भी इसमें इनबिल्ट आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस, हम आगे पढ़ेंगे इसको। क्लियर है बेटा? ये आना चाहिए, याद होना चाहिए, जितने भी एग्जांपल दी जा रहे हैं सारे याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो क्लियर है, याद रहेगा? यस। ठीक है, तो अब देखो जरा भाई, मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से लिख रखी है, मैं उसको रब कर रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। बेकिंग सोडियम लिख दिया क्या मैंने, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो Yes. यहाँ पर ये देखिए, ये इसका रेजोनेंस दिखा रखा है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर लेके आता है, ये इधर लेके जाएगा, फर्दर ये इधर लेके जाएगा, ये वापस छीनेगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी शो कर रखी है, कार्बोनेट आयन ये होता है। समझ में आ गया भाई? आपके याद रखने के लिए ऑलरेडी शोन है यार। क्लियर है? आगे बढ़े। कार्बोनेट आयन सबको Yes. समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। इसको याद रखना है, बहुत काम का है ये ऑर्गेनिक में, सब कुछ बेसिक्स चल रहा है, ध्यान रखना। अब इन्होंने वो सॉल्यूशन दे रखा है कैसे डबल बॉन्ड है तो ऐसा करेगा, फालतू की बकवास दे रखी है, ठीक है। अब बात आती है NO3 नेगेटिव आयन की। दिस वन इज NO3 नेगेटिव आयन, ये रहा। अब NO3 नेगेटिव आयन में होता क्या है, इसका भी थोड़ा सा भयंकर वाला सा डायग्राम है, ठीक है, जैसा इन्होंने दिखा रखा है, आप लोगों को भी वैसा ही एक बार जरूर करना। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, याद रखना, और 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बना सकता है। तो यहाँ एक डबल बॉन्ड O बना हुआ है ऑक्सीजन, ये नीचे वाले को ऊपर दिखा रहा हूं मैं, आप कैसे भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। फिर दो इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लिया, अब एक और इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना सकता है, बना लो भाई एक और इलेक्ट्रॉन। किसके साथ बनाएगा इलेक्ट्रॉन? शेयर करके बनाएगा बॉन्ड, है ना, यहाँ पर। क्लियर है? ये ऐसा ही कुछ होने वाला है। यस सर।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब जरा ध्यान से देखना, मैं एक चीज बना रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक होता है लोन पेयर और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं। तो मैं एक लोन पेयर को ऐसा कैसे छोड़ देता हूँ, अब बाकी के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा हूँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश करूंगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये ऐसा कर सकता है भाई? अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि ये कैसे बनाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड O बना लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है, ये लोन पेयर है, याद रखना, ठीक है। अब बच गया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ, बट यहाँ तो इन्होंने ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा, दो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कैसे हो सकता है दोनों ऑक्सीजन पर? अब ये जरा ध्यान से देखना, ये जो लोन पेयर है ना, अब ये जो लोन पेयर था, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया एक ऑक्सीजन को, शेयर कर दिया, नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर है इतना? पांचों इलेक्ट्रॉन का हिसाब बता रहा हूं नाइट्रोजन का। अब क्या होता है, अब इस ऑक्सीजन के पास अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया खुद के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, बस क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन वाला खुद ले लिया, इसको एरो से दिखाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन पे आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे सॉरी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. NO2 का न्यूट्रल एटम बन गया भाई, न्यूट्रल, इसके पास एक फ्री रेडिकल होता है NO2 का, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल न्यूट्रल, NO2 का न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना दिया हमने, न्यूट्रल, क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? बोलो बेटा। Yes, sir. तो NO2 का न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो ऐसे बन गया। अब हमें तो NO3 बनाना है, एक ऑक्सीजन और जोड़ना है, और न्यूट्रल नहीं करना, नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन जोड़ना है। तो मान के चलो एक ऑक्सीजन है जिसके पास पहले से एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है पहले से, ये बात समझ में आ रही है? नेगेटिव आयन, क्लियर है? Yes, sir. तो अगर इस Yes, ऑक्सीजन sir. को, जिसके पास पहले से एक 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, सातवां मैंने डाल दिया, नेगेटिव आयन बन गया ऑक्सीजन, तो अब ये ऑक्सीजन इस अकेले इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ में अगर बॉन्ड बना ले तो बिल्कुल बना सकती है। तो क्या हुआ, दो ऑक्सीजन हो गए नेगेटिव चार्ज, एक नाइट्रोजन हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल क्या रहा, नेगेटिव पॉजिटिव, एक तो न्यूट्रल हो गया, एक नेगेटिव रह गया, तो हमने बना दिया क्या, NO3 नेगेटिव। यस, क्लियर है बेटा सबको? कैसे बना समझ में आ गया होगा, NO3 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पहले से नेगेटिव आयन लेके Yes, कहीं sir. से आता है तब जाके ये बनता है। हाँ भाई, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसमें रेजोनेंस दिखाना है, मॉलिक्यूल बनाना पहली प्रॉब्लम था, अब रेजोनेंस दिखाना दूसरे लेवल की प्रॉब्लम है। आपको मॉलिक्यूल भी बनाना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का हिसाब सीख लीजिए, कितने होते हैं, कब नेगेटिव आएगा, फिर अपने आप तिकड़मबाजी करके जो भी जोड़ तोड़ से बनेगा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बस इलेक्ट्रॉन्स के साथ ना खेल मत करना, जितने होते हैं उतने ही रखना। एक एक्स्ट्रा हो रहा है ऑक्सीजन का तो नेगेटिव आ जाएगा, 6 होते हैं ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में 6 होते हैं, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, नाइट्रोजन का एक चला जाएगा तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ध्यान से, नाइट्रोजन के पास 4 ही रह गए, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, टोटल नाइट्रोजन के पास 4 रह गए, 5 थे टोटल। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, 7 है। इधर ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये भी 7 है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इस ऑक्सीजन के पास अपने 2 लोन पेयर हैं, और ये देखो 2 ने बॉन्ड बना रखा है, 6 के 6 हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। बस ये हिसाब, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल पे, वो आपको लास्ट में दिखाने होते हैं। उसमें से एक कम हो रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, एक बढ़ गया इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बस यही देखना है। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उससे लास्ट इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो आसानी से। अब बात करते हैं रेजोनेंस की। तो देखो भाई, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज है ना, और ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो इसके ऊपर अटैक करके बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। बट ध्यान देने वाली बात, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? उसके पास ना ऑर्बिटल ही नहीं होते। 5वां बॉन्ड जो बनेगा उसका 3s में बनेगा, थर्ड शेल में। नाइट्रोजन के पास 2s 2p तक होता है, 3s नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता नाइट्रोजन के पास। तो अगर इलेक्ट्रॉन को शेल क्रॉस करनी पड़े, किस किस बच्चे ने मुझसे पढ़ी हुई है भाई केमिकल बॉन्डिंग वाला लेसन, मुझसे पढ़ा हुआ है कोई क्लास में ऐसा?
केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ा रखा है किसी को? ठीक है, सोनू ने पढ़ा हुआ है। तो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन कभी भी शेल क्रॉस नहीं करता, और ये बात मैंने वहीं पर बता दी थी, याद होगा ना? ठीक है, सिल्की ने भी किया हुआ है, बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, सौरभ भी है। तो देखिए कृष्ण ने भी पढ़ा हुआ है। ठीक है कृष्णा बेटा, ओके ओके, सीखा बेटा, ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, यानी मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन शेल क्रॉस नहीं करता, यहाँ पर मैं फिर से वही बात लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, वरना आप सोचेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड बना रहा है, दिक्कत क्या है? तो देखिए जरा, जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2, 2s2, 2p में कितने आएंगे? 3। एक्सपेंड करते हैं इसको, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं उसको। एक्साइटेड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो एक्साइटेड स्टेट। देखिए 1s2, ये अंदर वाली शेल तो किसी काम की नहीं होती। जो लास्ट शेल है, लास्ट कौन सी है? सेकंड शेल इज द लास्ट शेल। पूरी सेकंड शेल लोगे क्योंकि इसके बाद थर्ड तो शुरू ही नहीं हुई। फर्स्ट अंदर वाली होगी, ये कभी काम नहीं आती अंदर वाली। तो लास्ट वाली शेल 2s में 2, फिर 2px, 2py, 2pz, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तीनों में एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे? ये 3 बॉन्ड बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। मान लो यहाँ क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ भी क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ भी NCl3 बन गया। ये भाई साहब पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। ये क्या कर सकता है? ये अपना लोन एक पेयर बनाएगा। हायर ऑर्बिटल में भेज दे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने हायर में भेज दिया। अब ये एक यहाँ पर क्लोरीन जोड़ सकता है, एक यहाँ पर। बट इसमें मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन कभी भी शेल क्रॉस नहीं करता। थर्ड S0 यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। यहाँ लाने के लिए सेकंड शेल से थर्ड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल की एनर्जी चाहिए। और हाई लेवल की एनर्जी का मतलब जो पहले से बने हुए बॉन्ड है ना, 3 बना रहा है जो, वो भी टूट जाएंगे, कहानी खत्म। इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी शेल क्रॉस नहीं करेगा। ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन जुड़े हैं वो जुड़े रहेंगे, वरना ये भी टूट जाएंगे। तो फिर बॉन्ड तो एक भी नहीं बनेगा अगर इलेक्ट्रॉन ने शेल क्रॉस कर लिया। और इसलिए सेकंड से थर्ड में नहीं जा सकता। सेकंड S वाला सेकंड P में रह सकता है, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है। अगर यहाँ 0 होते तो यहाँ 1 हो जाता, ये हो सकता है। बट सेकंड वाला थर्ड में नहीं जाएगा कभी भी। सेकंड P में जा सकता है। वेकेंट ऑर्बिटल से भी तो लग सकता है सर, कोई वेकेंट क्या बेटा? ऑर्बिटल जैसे 2s2 का लोन पेयर है सर, वो किसी वेकेंट ऑर्बिटल पे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाँ, वो भी बताऊंगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आगे सुनिए अब जरा। तो अब देखो, तो ये क्या कर सकता है? ये इसके पास बेचारे के पास एक अवेलेबिलिटी हो रहा है। मान लो इसके साथ 3 बॉन्ड बन गए, किसी भी XYZ हमने 3 X जोड़ दिए इसके साथ, हैलोजन जोड़ दिए। अब ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई X पॉजिटिव आयन हो, X पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक शेयर कर लेगा इसके साथ। ऐसे कर सकता है। तो यानी कि इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये पॉजिटिव था। तो यानी कि नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है, 4 अलग अलग बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे अपना लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ होता है, लोन पेयर होता है, जो बॉन्ड नहीं बनाता जनरली। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्साइटेड स्टेट में जाकर और किसी को डोनेट कर रहा है, तो 4 बॉन्ड ऐसे बना सकता, वरना नाइट्रोजन 4 नहीं बना सकता बॉन्ड। ये बात क्लियर होगी सबको? यस सर। तो यानी कि नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, वो भी तब जब ये वाला लोन पेयर वो किसी को डोनेट कर दे, वरना नहीं। तो यहां हम देखते हैं कि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड तो बना रखे हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है, वो अगर अपना लोन पेयर यहां डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन क्या बनाएगा? नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। अब सोचो जरा, ये ऑक्सीजन जो एक ऑक्सीजन लगा, मैं यहाँ पर वही सीन यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना कि उसमें होगा क्या। ठीक है, मैं इसकी जगह ऑक्सीजन ही डाल रहा हूँ, वही सेम NO3 वाला मॉलिक्यूल बनाएंगे हम। तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, मैंने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बना दिया। यस भाई, क्लियर है? ये वाली डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बन गई। यस सर। फिर एक ऑक्सीजन को इसने लोन पे डोनेट कर रखा है, देखो कर रखा है। और एक ऑक्सीजन के साथ इसने क्या है? एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। इस ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, जिस ऑक्सीजन पर पहले से नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, तो ये पहले से नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन, यानी कि 3 लोन पेयर वाली ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज है, पहले से नेगेटिव था इस पे, कहीं इस पे 2 लोन पेयर है। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये वाली ऑक्सीजन डिफाइन कर दी। अब देखो, इसका एक लोन पेयर बच गया, तो ये इसने क्या किया था? लोन पेयर एक ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया। तो एक सिंगल ऑक्सीजन आता है जिसके पास अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, बल्कि क्या करता है? इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऐसे। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे बोलते हैं। समझ में आ गया भाई? यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो Yes. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाता है अब, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन को शेयर कर दिया, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वजह से 7 हो गया।
ये सेम कंडीशन अब मैंने बना दी। अब सोचो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इसे लोन पेयर देना चाहता है, या ये वाला नेगेटिव चार्ज इसे लोन पेयर देना चाहता है, तो भाई पी में एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है, एक इसने ये जो शेयर कर रखा है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है ये वाला, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल में घूम रहे हैं। बिल्कुल ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के इस पी ऑर्बिटल में घूम रहे हैं। अगर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ऑक्सीजन वाला तो एक तो इसके पास रहेगा, एक यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा देखो जरा, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 आ गए ना, पॉसिबल है एक No, ऑर्बिटल sir. में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये डबल बॉन्ड इधर नहीं डोनेट करता, इधर कर सकता है क्या, एस में 4 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, नहीं कर सकता, तो फिर ये डबल बॉन्ड कैसे बना सकता है, तो ये तो अगर ये इधर आया बट पॉजिटिव चार्ज है, कमाल ये है, तो अट्रैक्ट भी करेगा इलेक्ट्रॉन को, यस और नॉट, अट्रैक्ट तो कर रहा है बट ले नहीं Yes, सकता, sir. कितनी जबरदस्त मजबूरी है ना, अट्रैक्ट तो कर रहा है पर ले नहीं सकता, लेगा तो मर जाएगा। कैसे, शुगर पेशेंट, ये शुगर पेशेंट है, समझ गए, चीनी तो बहुत पसंद है, मीठा खाने का दिल बहुत है बट खा नहीं सकता, खाएगा तो मर जाएगा है ना, ये वही है। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, तो अगर इसने ऐसा किया, ये अब ये तो करेगा क्योंकि अट्रैक्ट तो कर रहा है भाई, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्डेड, ये छीन लेगा, तो हमारा रेजोनेंस आ गया, बस इसी वजह से रेजोनेंस होता। तो यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है, नाइट्रोजन था, ठीक है, इसको यहाँ बना रहा हूँ, नाइट्रोजन था, क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया 3 लोन पेयर के साथ, पहले 2 लोन पेयर थे, अब ये पूरा बॉन्ड जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दोनों इसके पास आ गए, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और नाइट्रोजन पर अब भी पॉजिटिव बना रहेगा, क्यों भाई, वो डबल बॉन्ड इधर बना तो रहा है लेकिन इधर इसे इलेक्ट्रॉन दिया तो उधर वापस दे दिया उसने, है ना, तो इस ऑक्सीजन पर अब डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, और ये वाली ऑक्सीजन सेम टू सेम वैसी ही रहेगी, हम इसका एरो ना भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, वो खास बात नहीं है, ठीक है, ये लो नेगेटिव चार्ज, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया सबको, Yes, sir. क्लियर हो गया, मैंने इस पे बहुत टाइम लगाया, ध्यान रखना ये मुश्किल वाले डायग्राम होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को भी घुमा देते हैं ये, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ, ध्यान दे लेना, ठीक है, और इसका रेजोनेंस आपको आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हिसाब आना चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब दे रहा हूँ कि ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, कम है ज्यादा है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर अब ये वाला ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड देगा तो इस ऑक्सीजन को वापस डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा, है ना, बात समझ में आई। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा रेजोनेंस का, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो भाई, नाइट्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, ये वाली ऑक्सीजन इधर वाली 3 लोन पेयर के साथ अभी भी नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, ठीक है, और ये वाली ऑक्सीजन इस बार डबल बॉन्ड हो गई तो इसका नेगेटिव चला गया, इसके पास 2 लोन पेयर रह गए, और ऊपर वाली जो ऑक्सीजन थी अब उसके ऊपर एक बॉन्ड सिंगल रह जाएगा, और उसके पास में इस तरह से 3 लोन पेयर आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली नेगेटिव रह रही है, नाइट्रोजन कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव पॉजिटिव तो न्यूट्रल हो गया, एक नेगेटिव रह गया तो NO3 नेगेटिव चार्ज बन गया, यस, क्लियर है बेटा, Yes, sir. हाँ भाई, ये रेजोनेंस सबको समझ में आया, थोड़ा मुश्किल था, नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन NO3 का डायग्राम एक बार बना के याद करके जरूर देखना, CO3 वाला आसान था और इम्पोर्टेंट भी था, इसको भी अगर याद कर लोगे तो समझ लेना आप स्ट्रेंथफुल और पावरफुल काम कर रहे हो, आपकी नॉलेज डीप होती जा रही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। शिखा बेटा आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है क्या आपको, या बाय मिस्टेक है वो, नो सर, आपने पूछा था ना कि किसको ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, तो यस ये कर सकता है, इन्होंने तो देखो सीधा आंसर दिया, ठीक है, यानी स्लाइड में तो डायरेक्ट दे रहेगा, बस ऐसा डायग्राम बना के, उसको एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, हमने उसको एक्सप्लेन किया, थोड़ा टाइम लगाया, ऐसा क्यों होता है, नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, 5 क्यों नहीं बना सकता। अब देखो भाई आगे, मोर द नंबर ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस, ये क्या चीज आ गई, सॉल्यूशन आ गया, इसके बाद में रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होगा, जितने ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा कोई स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, उसमें इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मूवमेंट मिलती है, जिसमें जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, क्लियर है ये सबको, Yes, sir. ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, देखो भाई इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब बराबर, देखो ये इसमें एक डबल बॉन्ड है और दो ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसमें भी एक डबल बॉन्ड हुआ है और 2 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है और 2 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट, सब बराबर स्ट्रक्चर है, हालांकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बदल रहा है, वो दूसरी ऑक्सीजन के साथ है, बट फिर भी ओवरऑल तो स्ट्रक्चर वही रहने वाला है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, दूसरी हो चाहे पहली, क्लियर है, इसलिए सारे सेम स्ट्रक्चर है, ये इसी को इक्विवेलेंट बोलते हैं, बकवास है ये चीज, कुछ नहीं है। अब ये वाला स्ट्रक्चर आता है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर
ऑफ रेजोनेंस। याद रखना, कितनी बार मोस्ट बोल चुका हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपना नोटबुक और पेन आपके पास है, अभी इसको मेरे साथ बनाइए, इसको रट्टा मार लीजिए, सारे मैकेनिज्म में ये वाला स्ट्रक्चर भी काम आएगा। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घुमाने आने ही चाहिए, और इस वाले स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन अच्छे से घुमाने आ गए तो बाकी सबके तो आ ही जाएंगे, बाकी सब आसान लगेंगे आपको, इसके अगर स्ट्रक्चर के रेजोनेटिक इलेक्ट्रॉन घुमाने आ गए। देखो अभी जरा बेंजीन में ये मैं बना के दूंगा, फिन ऑक्साइड आयन बोलते हैं इसको। फिन ऑक्साइड मतलब फिनाइल है, पीएच फिनाइल, ये नीचे वाला बेंजीन इसके ऊपर कुछ जुड़ा हुआ है तो इसको फिनाइल बोलते हैं ना, और ऑक्साइड ऑक्सीजन लगा हुआ ऊपर, ठीक है, तो इसके साथ H हो तो ये फिनोल बन गया, H हो तो, बट H नहीं है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, याद रखना। तो भाई सीधी सी बात है, ध्यान देना, सभी कार्बन है, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं दिखा रखी, याद रख लेना, हाइड्रोजन इन स्ट्रक्चर्स में नहीं दिखा रखी, ठीक है। ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर्स हैं, क्यों, ये एक बॉन्ड था हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास छोड़ गया तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया एक्स्ट्रा, तो ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब होता क्या है, ऑक्सीजन अपना ये लोन पेयर इसको देता है, बेंजीन ना, अब याद रखना, बेंजीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है बेंजीन। तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है बेंजीन, डोनेट भी कर देता है, एक्सेप्ट भी करता है, दोनों चीजें चलती हैं। डोनेट वाला रेजोनेंस आसान है, एक्सेप्टिंग वाला रेजोनेंस थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं इसको डिटेल में करवा रहा हूँ। अब देखो आगे क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर होने क्या वाला है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, जिससे क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रह गए बस, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का चला गया। इसने ये इलेक्ट्रॉन किसको दिया था, अब जरा ये ध्यान देना, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया, जिससे कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये Yes, sir. कार्बन क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे यहाँ पर, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए, एक तो इसी का ये वाला, एक दूसरे वाले कार्बन का इधर आ गया, तो मतलब इस कार्बन पर क्या आना चाहिए था, इस कार्बन के ऊपर आना चाहिए था नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसने लिया, बट इसने फिर अपना खुद का इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया, जिससे इसका नेगेटिव अब यहाँ आ गया, इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा, इधर वाले पर नहीं आएगा। समझ में आ गया है सबको? यस बेटा, यस सर। सबको क्लियर है ना? और ये देखो रिवर्सिबल होते हैं, ये दोनों तरफ एरो लगा रहा हूं मैं, रिवर्सिबल होते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यानी लोन पेयर है, ये यहां जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहां जाता है। अब देखना जरा, स्ट्रक्चर फिर से सेम बनेगा, और ये चीज आपको इलेक्ट्रॉन्स घुमाने आ गए, ये चीज आपको आ गई तो समझ लेना कि बेंजीन के सारे मैकेनिज्म कर लोगे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो। यूं नहीं है कि बस ये चीज आ गई तो हम बस अब कर ही लेंगे सारा कुछ, ऐसा नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड हो, अब ये इंटैक्ट रहेगा, इसके साथ तो कुछ छेड़खानी हो ही नहीं रही, ये तो ऐसा का ऐसा है ना। नीचे कुछ गड़बड़ हुई थी, तो नीचे क्या गड़बड़ हुई थी, ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पर थे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 थे ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये तो इसी कार्बन के पास रहेगा, एक यहाँ चला गया, अब यहाँ पहले से एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ बैठे हैं, तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, ये बॉन्ड टूट जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। यस, समझ में आया सबको? यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो यही है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ स्प्रेड आउट हो गए, जो यहाँ पर 2 थे ना, उनमें से एक यहाँ चला गया, यहाँ, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसका नेगेटिव चला गया, बट वो यहाँ आना चाहिए था नेगेटिव, बस इस कार्बन के पास एक और जो बॉन्ड था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ भेज दिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ इकट्ठा, तो इस पे आ गया नेगेटिव। यस, सिचुएशन क्लियर है यहाँ तक? सर थर्ड वाला एक बार रिपीट करना। देखो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से ये वाला इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ रख दूंगा, यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हो रहा है, बट ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ रख देता है। नेक्स्ट स्टेप है, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए इकट्ठा, ये दोनों इकट्ठा होकर यहाँ आ गए, तो क्या होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है, क्लियर है, तो इसका पॉजिटिव चला जाता है, मतलब उसका नेगेटिव चला गया और यहाँ वाला पॉजिटिव जाके बल्कि यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, क्लियर है। यानी सिंपल समझ लो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो गए एक जगह पर, ठीक है, जिससे इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, बट इस कार्बन को यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाता है, तो इसका
इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन कम नहीं होता, इसके सेम रहते हैं। यहाँ नेगेटिव आ गया और इसका जो नेगेटिव था क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो ये न्यूट्रल हो गया। क्लियर है? यस सर। समझ में आया? यस सर। बनाकर देखिए, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो आपको सिंपल समझ में आएगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, यहाँ, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन तो था ही ऑलरेडी, तो ऐसे करके ये इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, वो खुद समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब इसी में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए क्या होने वाला है। अब ये दोनों वही सेम प्रोसेस होने वाली, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, हम दोनों को दिखाते हैं। एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा एक, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यानी ये बॉन्ड दोनों इकट्ठा, ये वाले बॉन्ड दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होकर यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। समझ गए? तो हम इसको दिखाते कैसे हैं, अब जरा ये समझ में आया ना सबको? अब जरा देखो, बाकी के इलेक्ट्रॉन बाकी सब कुछ सेम दिखाएंगे, जहां पर रिएक्शन हो रही है, जो कोर ऑफ द सेंटर ऑफ रिएक्शन है उसको बस अलग दिखाने वाले हम। तो ये डबल बॉन्ड सेम टू सेम है, अब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर दो थे ना, तो मैंने क्या किया, इसमें से उठा के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ पड़ा रहने देता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया, तो दो इलेक्ट्रॉन थे टोटल, तो मैंने दूसरे को यहाँ स्प्रेड कर दिया यहाँ, और यहाँ पर यानी ये नेगेटिव चार्ज अब इसका तो चला गया। क्लियर है? और यहाँ एक बॉन्ड पहले से था ना, एक बॉन्ड पहले से, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, क्योंकि यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अब हुआ क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन यही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जो था वो यहाँ आ गया, ये दो यहाँ इकट्ठा हो गए। क्लियर है? नीचे वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ इकट्ठा हो गए, तो देखो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ आया, इस पे बन गया नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड। क्लियर है? ये नेगेटिव चार्ज ने एक बॉन्ड बना लिया, और ये दोनों बॉन्ड यहाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के यहाँ इकट्ठा हो गए। समझ में आया भी सबको? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा जरा, नेक्स्ट में क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर आता है, यानी ये अब यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, एक तो था ही इसी का, दूसरा यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक ही जाएगा, है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आ जाएगा, तो ये कह लो या दूसरा कह लो, मैं इसको थोड़ा दूसरा इस तरफ से उड़ा रहा हूँ, इस तरफ से। तो ये देखिए, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है, ऑब्वियस है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से वापस जा रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या बनेगा, ऑक्सीजन पर बनने वाला है नेगेटिव चार्ज। तो देखिए अब जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत ध्यान से करवा रहा हूँ, और आपको ध्यान से याद रखना, और याद होना ही चाहिए, ये इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए बाकी सब मैं ऐसे कैसे बना देता हूँ। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास दो लोन पेयर ऑलरेडी थे। ठीक है, और बाकी सब रेड पेन से बना दे। ठीक है, बाकी सब रेड से बनाते हैं। तो देखिए, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ये बॉन्ड भी ऐसा का ऐसा है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक तो यहीं रहा, दूसरा यहाँ चला गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, अब दूसरे को यहाँ लेके आए तो एक बॉन्ड बन गया, ऑब्वियस यहाँ बॉन्ड तो बनेगा ही, ये बन गया बॉन्ड। तो इस कार्बन पर आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, बट इस कार्बन के साथ में क्या था, यहाँ डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड, जिसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन के पास चला गया। तो हुआ क्या, यानी ये तो ऑक्सीजन का ही था, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही था, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला ऑक्सीजन के पास आ गया, तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, ये बन गया नेगेटिव, और इसके बीच में बॉन्ड बन गया। यस, क्लियर है सबको? यस सर। तो इस तरह से आप ध्यान देना। ठीक है, जब आप ध्यान दोगे आपको पता लगेगा, ये डबल बॉन्ड जो है, देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ है, लेकिन इस जगह पर यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं। क्लियर है? सारे डबल बॉन्ड की कंडीशन बदल गई, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ है बट यहाँ नहीं, तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तीनों डबल बॉन्ड बदल गए बेंजीन रिंग में, तीनों डबल बॉन्ड बदल गए। यस, क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? यस सर। और पहले वाला ही डायग्राम बन गया ऊपर, मतलब डबल बॉन्ड्स ने बस अपनी पोजीशन बदल ली। अब मैंने बोला था रेजोनेंस में डबल बॉन्ड लगातार घूमते, बहुत स्पीड से घूमते हैं, मैं तो उसको एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ। ये होता है मैकेनिज्म में, हमें ऐसे करके इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ते हैं कि ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, है ना। ऐसे करके जब हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं तब हमें समझ में आता है कि भाई हाँ ये काम हो रहा है, और तब हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा कहाँ गया है। और इसके लिए हमें स्लो मैकेनिज्म करना पड़ता है, इसीलिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है स्लो मैकेनिज्म दिखाने के लिए। क्लियर है बेटा सबको?
यस सर। समझ में आ गया ना? Yes, तो sir. 1 मिनट के लिए ये स्लाइड रखना, वो नोट करना है। ठीक है बेटा, नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर सकते हो, यू कैन नोट दैट। इधर आया, ये इधर जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर आएगा। ठीक है, मैं अब जरा दोबारा एरो चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बीच में बहुत सारा कचरा मारा है। ये यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा नेगेटिव, ये इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर बन गया, इधर बन गया, दो 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 दो, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, अभी सारे एरो बिल्कुल सही है। ठीक है, दैट्स इट। क्लियर है सबको? ये बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जैसे भी नोट्स तो आपको मिलेंगे, बट ये सबको आना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन घुमाने सबको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट इसके बिना ऑर्गेनिक नहीं चलेगी। कोर ऑफ द मैकेनिज्म्स है, कोर ऑफ द मैकेनिज्म मस्ट, जिसको कहते हैं ना, हर कीमत पर आपको ये मैकेनिज्म आना ही चाहिए, ये वही है। ठीक है बेटा? हाँ भाई, Yes, नोट कर लिया सबने? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाला था भाई, मैं इस पे इंपोर्टेंट भी लिख देता हूँ कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये मोस्ट इंपोर्टेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, इसी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर भी दिखा रखा है, वही चीज सेम टू सेम करके शो कर रखी है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सेम चीज है। और रेजोनेटिक हाइब्रिड बना रखा है। हाइब्रिड कैसे बना, अब जरा ये देखने वाली चीज है। ये डबल बॉन्ड पहले यहाँ थे, बाद में उनकी पोजीशन बदल गई, तो मैं कह सकता हूँ ये डबल बॉन्ड लगातार अपनी पोजीशनें बदल रहे हैं, लगातार ऐसे गोल गोल घुमा दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और Yes, sir. नेगेटिव चार्ज देखो, बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। पहले नेगेटिव चार्ज ये रहा, ये 1 2 3 4 5 लिख रखे मैंने, यानी 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं इसके। पहले ये था, लास्ट वाला ये है। ठीक है, तो देखो इस पे नेगेटिव चार्ज यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, इन दोनों कॉर्नर्स पे आता है, और फिर नीचे आता है, यहाँ आता है। ठीक है, तो ये 3 जगहों पर आता है, यहाँ और यहाँ नहीं आ रहा नेगेटिव चार्ज, याद रख लेना। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज यानी ओवरऑल बेंजीन रिंग में बीच में नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, और ये डबल बॉन्ड वो दिखा दिया, ये रेजोनेटिक हाइब्रिड होता है। असली स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, क्योंकि लगातार ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, बट हम क्या दिखाते हैं, पहले ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर ये दोनों यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, फिर ये इधर आएंगे, फिर ये दोनों यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। इतना टाइम, अरे एक बार बोलने में भी ये पता नहीं कितने लाखों चक्कर काट जाते हैं, है ना? मैंने बताया था आपको, कई हजारों लाखों किलोमीटर चलते हैं ये स्पीड से, है ना? तो सोचो जरा, इस वजह से हम रेजोनेंस हाइब्रिड से कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा कहाँ क्या काम कर रहा है। लेकिन हम जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो एक्चुअल नहीं है, हाइपोथेटिकल है। सोच लिया कि एक बार पंखे का पंखा घूम रहा है बहुत तेज, मैंने सोच लिया एक बार ईस्ट डायरेक्शन में, एक बार इसको रोक दिया कि इस डायरेक्शन में यहाँ पंखे का पंख है, पंखा थोड़ा रुकेगा जब तक बटन नहीं बंद करूंगा, जब तक, और ये इलेक्ट्रॉन तो घूमना बंद ही नहीं करेंगे। बट हमने मान लिया कि एक बार ये यहाँ कुछ टाइम के लिए रुका था, मान लिया, इसलिए ये हाइपोथेटिकल है, सोचा हुआ है, दिमाग में, असली नहीं है। असली तो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, तो कभी नहीं रुकता। समझ में आ गया? यस सर। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही बात की थी कि रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो लगातार घूम रहा है, अब इसमें बता ही नहीं सकते कहाँ है इलेक्ट्रॉन, लोग घूम रहे हैं, जबरदस्त घूम रहे हैं, बहुत तेजी से घूम रहे हैं, लगातार घूमते जा रहे हैं। मेरा पेन भी स्लो चलता है, ये सोच लेना, वो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब आगे बताते हैं भाई, रूल्स टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो देखो, रूल नंबर 1 है, रेजोनेंस हाइब्रिड मोर स्टेबल देन ऑन इट्स कैनोनिकल फॉर्म्स। रेजोनेंस हाइब्रिड बाकी सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को, कैनोनिकल फॉर्म एक ही बात है, जस्ट नाम अलग है, बट पढ़ लीजिए, याद रखिएगा, क्योंकि ये जनरली यूज होता है, कैनोनिकल फॉर्म। सेकंड रूल देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जितने ज्यादा को, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा मैंने, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंट हाइब्रिड ज्यादा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर गिनेंगे, ये भी हम आगे करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर। तीसरा देखिए, नॉन पोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन द पोलर। नॉन पोलर मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो नॉन पोलर। पोलर मतलब जिसमें दो पोल हैं। दो पोल कौन से? एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल, डाइपोल। तो जिसमें दो पोल हैं वो कम स्टेबल होते हैं, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं वो कम स्टेबल है, जिसमें कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। किसी स्ट्रक्चर में हो सकता है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बिना वो बनता ही ना हो, तब तो इलाज ही नहीं है। लेकिन अगर किसी किसी स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि कोई एक स्ट्रक्चर न्यूट्रल होता है, दूसरे स्ट्रक्चर में नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं, जैसे हमने आपको दिखाया था, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन, CH2 CH2 CH CH।
इसमें देखो न्यूट्रल है, अब ये बॉन्ड अगर इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, इस कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा इसका वो क्या बनता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव डाइपोलर बनता है, CH2 पे नेगेटिव, फिर सिंगल बॉन्ड आ जाता है CH, है ना, CH, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला, ये वाला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के मुकाबले कम स्टेबल है, क्योंकि इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नहीं है। समझ में आ गया बेटा? यस यस सर। सर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ रूल देखिए, पोलर स्ट्रक्चर कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल। अगर पोलर स्ट्रक्चर है देन पोलर, लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में किसी एटम में, भले वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, बट 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं ना, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ही नहीं है वो स्टेबल नहीं होगा। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रखा है, CH3। कार्बन में क्या होता है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं CH3 में। कैसे, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, और 1 लोन पेयर है। तो देखो क्या होगा, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से शेयर कर रखा है, एक खुद का था, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से बन गए, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो कार्बन के 8 पूरे हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। तो ये ऑक्टेट हो गया कार्बन का कंप्लीट, भले ही नेगेटिव चार्ज है बट ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। यस, क्लियर है? यस सर। CH3 पॉजिटिव चार्ज, देखो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो भाई, पॉजिटिव चार्ज मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के पास, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं, 3 शेयर कर रखे हैं, और चौथा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, 3 खुद के हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है इसके मुकाबले, ये ज्यादा स्टेबल है इसकी बजाय। तो अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में आपको CH3 नेगेटिव मिलता है, वो ज्यादा स्टेबल होगा CH3 पॉजिटिव के मुकाबले। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, अभिजय बेटा कुछ कह रहे हो? आर यू सेइंग समथिंग अभिजय? नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल, 5वां रूल देखिए ये रूल एक बार दिमाग में घुसा के याद कर लीजिएगा, जिन पे इंपॉर्टेंट लिखा वो वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बता देता हूँ दूसरों के मुकाबले। 5वां रूल देखिए, नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल बी मोर स्टेबल। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे नाइट्रोजन पर मान लो नेगेटिव चार्ज है और इधर कार्बन है। अब मैं उल्टा कर देता हूँ, जब ये रेजोनेंस बनाएगा तो कार्बन पे नेगेटिव आ गया और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। नाइट्रोजन कार्बन के मुकाबले ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू कार्बन। अगर उल्टा हो गया तो भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव बैठा थे तो कार्बन से छीनने की कोशिश करेगा। यस, समझ में आया? यस सर। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा भूखा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर कोई उल्टा हो जाए इसका, जो कम इलेक्ट्रॉन चाहता है उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और जो ज्यादा चाहता है उस पर कम है, तब वो कम स्टेबल हो जाएगा। ऑब्वियस है ना, उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब जरा रूल नंबर 6। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई जगह पे काम आता है रूल, आगे पढ़ेंगे इसको। सेपरेशन ऑफ लाइक चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। अगर इनको सेपरेट कर दें, मान लीजिए मेरे पास कार्बन की चेन है, लंबी सारी चेन है, यहाँ पॉजिटिव है एक कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव है, ये दूर है एक दूसरे से, तो ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये पास होते यहाँ पर, तो लाइक चार्जेस अगर एक दूसरे के ज्यादा पास हैं तो वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, वो दूर रहने चाहिए। तो सेपरेट कर दो लाइक चार्जेस को, अगर किसी स्ट्रक्चर में सेपरेशन है, वो दूर है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। सेपरेशन ऑफ अनलाइक चार्जेस डिक्रीज द स्टेबिलिटी। अनलाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, अगर ये दूर है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, आप इनको ज्यादा दूर लेके जा रहे हो तो ये स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये दोनों तो पास होने चाहिए, अभी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और सेम चार्ज दूर होने चाहिए। क्लियर है बेटा? सेम चार्ज दूर, अपोजिट चार्ज पास होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ गया? सिंपल रूल है। यस सर। है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन। सर पीछे हाँ। करना, लिखना था एक लाइन रह गई है। लो बेटा, सर एक सेकंड। ओके ओके बेटा, टेक योर टाइम। अब हम क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन फटाफट क्वेश्चन करके खत्म करेंगे इसको। मतलब इस ये जो रूल बताए ना, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने होंगे, तो बी केयरफुल। आंसर आप लोग दोगे। हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। चलिए भाई, तो क्वेश्चन देखिए,
एसिलियम आयन स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। विच एसिलियम आयन? दोनों ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं, दोनों। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? Sir, कोवेलेंट second. बॉन्ड। याद है मैंने कोवेलेंट बॉन्ड वाले पे इंपॉर्टेंट लगा रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड देखो किसमें ज्यादा है? भगत जनों, ट्रिपल बॉन्ड वाले ज्यादा है ना, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड राइट वाले में कोवेलेंट बॉन्ड देखो 3 ऑक्सीजन के साथ है, 1 R के साथ है कार्बन का, 4 हो गए टोटल। उधर वाले में टोटल 3 बॉन्ड है। यस तो सर। जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड जिसके ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उस रूल पे इंपॉर्टेंट लगाया था। वो रूल याद रखना, ये एग्जांपल याद रखना, दोनों में से एक चीज याद रखना, भला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। दोनों में पॉजिटिव चार्ज एक एक तो है ही, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम एक और चीज देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पे तो पॉजिटिव नहीं होगा, इस पे पॉजिटिव स्टेबल है, तो हम कहेंगे ये वाला ज्यादा स्टेबल है। बट बात बिल्कुल ठीक है, वो रूल बाद में लगता है, पहले रूल लगता है कोवेलेंट बॉन्ड वाला। कोवेलेंट बॉन्ड पहले चेक करने होते हैं सबसे पहले। ये देख लो, पीछे दिखा देता हूँ अब दोबारा से। यहाँ पर स्टेबिलिटी रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और मैंने इस पे इंपॉर्टेंट लगा रखा है, इसको पहले देखना है सबसे पहले। क्लियर है? यस मैम। यस सर। यस सर। तो ये पहले देखेंगे, बजाएगी बाकी के रूल बाद में देखेंगे। तो टोटल नंबर फर्स्ट सेकंड यही वही सॉल्यूशन दे रखा है, फालतू सॉल्यूशन। आगे देखिए, लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोइथीन। नाइट्रो NO2 लगा हुआ है, इथीन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, इथीन, इथीन के साथ नाइट्रो है, तो लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? ABCD देखो जरा। सी होगा उसमें। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, साथ सुनिए, में। ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर लाइक चार्जेस दोनों अलग अलग हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, और ये दूर है। और इसके अंदर क्या हो रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। बताओ जरा कौन सा होगा? सी? Sir, C. क्यों क्यों होगा ये बताओ? तो उसमें जो सेम Positive charges सेम एक ये साथ है। देखो, Yes, sir. नेगेटिव पॉजिटिव पास है, ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव पास है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव पास है, बट ये वाला रूल देखो, नेगेटिव पॉजिटिव भी तो पास है ना, इसमें डबल डबल नेगेटिव पॉजिटिव पास है। इसकी बात करें तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव बेशक पास है, बट एटलीस्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी चेक करने हैं, बाकी सारा कुछ भी चेक करना है, उन बेस पर ये वाला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। क्लियर है? यस। अब यहाँ पर टोटल 4 चार्जेस हैं, टेट्रापोल बन रहा है, कंपेयरिंग ABCD हैविंग 4 चार्जेस, ये लिखा भी हुआ वहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन 6, तो कोवेलेंट बॉन्ड में C D सब में, पहले वाले में 6 है, बाकी सब में 5-5 है, लेकिन बाकी सबको देखते हैं तो टेट्रापोल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब इन्होंने ये भी नहीं कहा कि हाँ टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की वैल्यूएबिलिटी ज्यादा रहेगी, उन्होंने नेगेटिव पॉजिटिव को ज्यादा स्टेबल किया। क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव डबल डबल नेगेटिव पॉजिटिव है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, डबल डबल, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड से भी ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर मिल गई है, ये ध्यान रख लेना। क्लियर है? यस सर। एग्जाम्पल Yes, sir. बढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखो भाई, ABCD, A राइट आंसर है, वैसे लगा रखा है यहाँ पे। देखो क्या हो रहा है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, ये ज्यादा पास है ना? क्या इस स्ट्रक्चर में है नेगेटिव पॉजिटिव है? बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव है, बिल्कुल। इसमें भी तो है, इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव दूर है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ ये दोनों दूर हो जाते हैं। तो बताओ A ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? बता सकता है कोई? सर पास में। हाँ यस, सर लिस्ट बताना है ना। लीस्ट सर, ये तो लीस्ट, सॉरी हाँ उल्टा है क्या, लीस्ट, ठीक है। तो मोस्ट कौन सा होगा ये बताओ? सर डी। डी होगा सर। यस सर, डी होगा। मोस्ट स्टेबल होगा। सर उसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी ज्यादा और साइन भी दूर दूर है, लाइक ठीक है, तो साइन। लीस्ट वाला ये होगा ना, दैट इज इट, ठीक है। तो यहाँ पे उसका रीजन भी दिखा रखा, भी आप ये रीजन पढ़ सकते हो, दैट इज इट। ABCD कौन सा होगा? BDCA, thus नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, thus A इज द राइट ऑप्शन। A, B होगा, D नहीं होगा, BDCA है। दोबारा से उसका सॉल्यूशन पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ और मेसोमेरिक इफेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को, अब हमने रेजोनेंस इफेक्ट कंप्लीट कर लिया, बेंजीन का रेजोनेंस इफेक्ट देख लिया, नॉर्मल कार्बन की चेन का रेजोनेंस इफेक्ट देख लिया। अब इनको 2 पार्ट में डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस या नेगेटिव रेजोनेंस। इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। मेसोमेरिक इफेक्ट हालांकि थोड़ा इससे डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता, बट इससे भी बोलते हैं, ठीक है, जनरली। तो हम मेसोमेरिक को अलग से पढ़ेंगे, नो वरी, नेक्स्ट क्लास में मेसोमेरिक ही बताने वाला हूँ। अब देखो पॉजिटिव मेसोमेरिक क्या होता है या रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
मैंने आपको शुरू में ही बोला था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसी को, कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव, कार्बन की चेन से कुछ छीन रहा है, हम छीन रहे हैं, नेगेटिव। किसी से लेना बुरा है, नेगेटिव है, किसी को डोनेट करना पॉजिटिव है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो वही चीज है, सेम है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कोई डोनेट कर रहा है, किसे करेगा? कार्बन की चेन को। कार्बन की चेन को हम डोनेट कर रहे हैं भाई, ग्रुप हम है तो हम डोनेट कर रहे हैं। डोनेट करना पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है OH में, डोनेट कर सकती है इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। OR में ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर सकती है, जैसे आपने बेंजीन रिंग में देखा था ना, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा था, वो लोन पेयर डोनेट कर रही थी, तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रही है, ये भी कर रही है। SH सल्फर पे भी 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन का बड़ा भाई होता है सल्फर, ओल्ड स्टाइल से TPO, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, ये एलिमेंट होते हैं। तो ऑक्सीजन के नीचे आता है, इसके पास ये भी 2 बॉन्ड बना सकता है और 2 लोन पेयर हो सकते हैं इसके पास। तो OH की जगह SH लगा दिया, थायो सल्फर बोलते हैं इसे। याद है सबको ग्रुप थायो सल्फर? हाँ भाई, इस ग्रुप को थायो सल्फर बोलते हैं, पता है? सर अब आपने बता दिया। थायो अल्कोहल, सॉरी थायो सल्फर का थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अमोनिया के पास में NH2 के पास ऑलरेडी एक लोन पेयर होता है, NHR के पास भी होता है। X क्या हैलोजन है, 3 लोन पेयर होते हैं। CH2 पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर है ही, डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये भी कर सकता है। और ये कोई ऑर्डर नहीं है कि आप किसी को ये ज्यादा करेगा वो कम करेगा, ऐसा ऑर्डर यहाँ पर नहीं है। ये सीधा सीधा दे रहेगा कि कौन डोनेट कर सकता है। जिसके पास भी लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो वो डोनेट कर सकता है, बात खत्म। और डोनेट कर सकता है तो वो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, पॉजिटिव रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर द स्टेबिलिटी। इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है भाई। एक तो ये है कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ डबल बॉन्ड है। एक ये है कार्बन पे नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये कार्बन का नेगेटिव इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ये रेजोनेंस दिखाएगा, ये ज्यादा स्टेबल है। ये रेजोनेंस नहीं दिखा सकता क्योंकि ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो क्या ये इसी को दे देगा वापस? ये तो नहीं चलेगा। एक बॉन्ड का बीच में गैप होना चाहिए, डबल सिंगल, है ना? ना तो डबल के बाद कोई एटम ही नहीं है, खत्म। तो फिर ये वाला ज्यादा स्टेबल है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो यहाँ वही होने वाला है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इन्होंने एरो दिखा रखा है आंसर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में कौन सा स्टेबल है? यहाँ पर देखो भाई, ये कार्बन एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, ये इधर चला जाएगा, इधर वही मॉलिक्यूल फिर से दिखा रखा है। ठीक है, उसकी बस रेजोनेटिक सर्कल दिखा रखा है। यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड हो जाएगा, सेम। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट है, वही ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट देखो, विच द फॉलोइंग ग्रुप नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगा भाई? CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या करता है? C डबल बॉन्ड हो है, यहाँ कार्बन की चेन लगी हुई है, C डबल बॉन्ड हो, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ये कार्बन की चेन से लेगा ना इलेक्ट्रॉन। यस, क्लियर है? यस सर। तो ये तो एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है? नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, ये नेगेटिव दिखाएगा। यस और नॉट? बोलो। यस सर। ठीक है, C डबल बॉन्ड हो NH2, तो देखो इसमें भी C डबल बॉन्ड हो लगा हुआ है, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। हालांकि नाइट्रोजन इसको अपना लोन पेयर दे सकता है कभी कभी, बट एट लीस्ट ये भी कार्बन की चेन से भी छीनेगा इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि ये भी नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। नेक्स्ट वाला COOCH3। COOCH3 क्या होता है? COOCH3 क्या होता है? पता है? एस्टर। यहाँ कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड हो, ये वापस लेगा इलेक्ट्रॉन, इस पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ये क्या करेगा? कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं कार्बन की चेन से, सब के सब ऑल ऑफ दीज आर नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है बेटा सबको? सर जो NH2 है वो तो दे भी सकता है, तो लेगा क्यों? कौन कौन? NH2 सिर्फ ऑप्शन। देखिए NH2 ले सकता है, ऐसा है एक्चुअल में। बता देता हूँ इसमें, ये ऑक्सीजन भी दे सकता है बेटा, इसे तो बताता हूँ। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बिल्कुल है, इधर चेन जुड़ी हुई है, इधर आपके पास कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 है। सोचो, इसने ऐसे लिया, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये अपना बॉन्ड लेगा, कार्बन बनेगा नेगेटिव, तो कार्बन इस कार्बन को तो नहीं दे सकता ना, ये तो खुद पॉजिटिव है, कैसे इलेक्ट्रॉन देगा? तो फिर अब ये कार्बन अगर इसको यहाँ दे दे तो ये कार्बन डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये कार्बन की चेन से ले रहा है, डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जब वापस इधर छीनता है तो इस कार्बन में पॉजिटिव आता है, तो ये नाइट्रोजन इधर से लोन पेयर डोनेट कर देता है,
कार्बन की चेन से इसे लेने की जरूरत नहीं है, ये इधर से भी ले सकता है, बट कभी कभी, नॉट ऑलवेज। तो यानी ये वाला कार्बन जो है ये इधर से भी ले सकता है और इधर से भी ले सकता है, डोनेट तो नहीं करेगा ये किसी को भी, ये तो एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेता है, वो तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, लेना तो नेगेटिव होता है। यस, क्लियर है? यस सर। इसलिए ये नेगेटिव मेसोमेरिक या इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी इंडक्टिव कह रहा हूं, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट ही दिखाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेम एस्टर वाला ग्रुप भी देखो, एस्टर में भी ये ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, तो एस्टर क्या करता है, ये डबल बॉन्ड O है तो इस पे पॉजिटिव बनेगा, तो ये कभी कभी इधर से ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है इलेक्ट्रॉन, बट इसको दे तो नहीं सकता है क्योंकि इस पे तो पॉजिटिव है, और इधर जो कार्बन की चेन है उससे भी एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इधर से भी एक्सेप्ट कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, डोनेट नहीं करेगा, तो दोनों कंडीशन में एक्सेप्ट ही कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है वो क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। समझ में आ गया सबको? सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो द पॉजिटिव, इनमें पॉजिटिव कौन दिखाएगा? देखो भाई, OH पर 2 इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर सकता है, इसके ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यही कार्बन की चेन से जुड़ा है ना, ऑक्सीजन ही, तो दोनों ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, तो दोनों क्या करेंगे, डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएंगे। नेक्स्ट, पीएच, ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, ये भी दिखाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? यस सर। सीधा देख के समझ में आता है, ठीक है। 1 2 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, है ना, यहाँ ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल ग्रुप क्या होते हैं भाई? सबसे पहले हमने हेडिंग में बताया था कि हम फ्लेक्सिबल ग्रुप करने वाले हैं, तो ये लास्ट टॉपिक होता है फ्लेक्सिबल ग्रुप। देखिए, एटम सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द कंजुगेट सिस्टम व्हिच शो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, जो दोनों दिखाएंगे फ्लेक्सिबल होते हैं। हम दोनों कौन दिखाते हैं, देखिए जरा, फिनाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग, मैंने बोला था बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाया था और फिर ये नेगेटिव वाला ऐसे चला था, है ना, याद है, ऐसे करके ऐसे चला था, बार बार नेगेटिव आयन बना था और फिर यहाँ से इस तरह का चला था, ठीक है। तो यानी बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन दे सकती है, बिल्कुल। क्या बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, अगर यहाँ पर ये बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकती है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट इसमें एक्सेप्ट भी हो सकता है, डोनेट भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओके ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ये देखो, ये एचो डाई होती है भाई, एचो ग्रुप बोलते हैं इसको, एचो ग्रुप, ठीक है। जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, नहीं भी याद करोगे एक बार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर कोई कार्बन की चेन लगी हुई है, तो नाइट्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, ये अपना डबल बॉन्ड इधर डोनेट कर देगा, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, है ना, ऐसा कुछ, और इधर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उल्टा हो सकता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है कार्बन की चेन, ठीक है। तो ये भी ऐसा कर सकता है, ये डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसको याद रख लेना, ये तो याद रह जाएगा, ये बहुत आसान है क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं। आज जो मैंने आपको ये नेगेटिव वो दिखाया ना कि ये कैसे वर्क करता है नेगेटिव वाला, है ना, बस वो याद रख लेना। अगर वो आ गया ये ऐसे करके और ऐसे ऐसे बार बार ये वाले इतने सारे एरोज लगे थे आज वाले, उसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो याद रह गया तो ये तो हमेशा याद रहेगा। ये वाला ग्रुप याद नहीं रहता कि डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। सेम टू सेम CH2 ये भी कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। भैया इधर से डबल बॉन्ड एक्सेप्ट करे और यहाँ वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाए, है ना, तो मान लो यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ये यहाँ एक्सेप्ट करेगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी। ये हमने कर भी लिया, एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइन हम कर चुके हैं, सबसे पहले यही किया था, है ना। नाइट्रोजन वाला आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, एजो डाई वाला, ठीक है, एजो ग्रुप वाला, एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और फिर इस तरह से दोनों के ऊपर लोन पेयर है। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल ग्रुप। 3 तरह के फ्लेक्सिबल ग्रुप्स होते हैं, बस ये याद रखना, 3 एग्जांपल है, ज्यादा नहीं है। अब आता है एक स्पेशल केस भाई, इन केस ऑफ हेलोजन। अगर हेलोजन है, हेलोजन डबल इफेक्ट दिखाता है। हेलोजन पर क्या होता है, 3 लोन पेयर होते हैं। मान लो कि कोई ग्रुप है हेलोजन X लगा देता हूं मैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर द मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हेलोजन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मान लो आपने फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन के पास में भी 3 लोन पेयर है, फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करेगा, कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, अपनी तरफ खींचना होता है इंडक्टिव इफेक्ट।
इलेक्ट्रॉन ले लेना होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। खींचना, इंडक्टिव इफेक्ट पता है ना, बस वो अपनी तरफ खींच रहा है, जोर लगा रहा है, ले नहीं रहा। समझ में आ रही बात? इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले किया था, याद है किसी को? देखो कार्बन की चेन है, यहाँ पे मैंने सोडियम लगा दिया, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, नेक्स्ट कार्बन के ऊपर इस पे आ जाता है स्लाइटली नेगेटिव, नेक्स्ट कार्बन पर स्लाइटली नेगेटिव, नेक्स्ट कार्बन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव। 3 कार्बन तक इफेक्ट करता है ना? याद है? धक्का मार रहा है, याद आया? यस सर। तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन दे ग्रुप को तो वो नेगेटिव इंडक्टिव, ठीक है? तो वो इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये कह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, हैलोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन छीनते हैं अपनी तरफ, और ये अपना लोन पेयर भी डोनेट कर देते हैं। लोन पेयर डोनेट करेंगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा देंगे या रेजोनेंस इफेक्ट, दोनों इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये कह रहा है आई इफेक्ट डोमिनेट ओवर द एम इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा दिखाते हैं ये, मेसोमेरिक लोन पेयर डोनेट कम करते हैं ये ध्यान रख लेना। ओवरऑल विड्रॉइंग पावर ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। अब दूसरी चीज एक और बता दी उसने, ये पहली लाइन में तो ये था कि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा दिखाएंगे, दूसरा ये कह रहा है अगर मान लीजिए कार्बन के साथ में क्लोरीन लगा है और कार्बन के साथ में ही फ्लोरीन लगा है, तो ये कह रहा है फ्लोरीन से ज्यादा विड्रॉइंग पावर क्लोरीन की है, जबकि हम कहते हैं फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन को छीनेगा। बट याद रखना ये एक्सेप्शन है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ ज्यादा हो जाती है, इसलिए अपनी तरफ खींचता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, भीड़ मच जाती है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए ज्यादा खींचता नहीं, थोड़ा ढीला छोड़ देता है, छोड़ यार छोड़, मेरे को तंग हो रहा हूं मैं, समझ गए? लेकिन क्लोरीन के साथ ऐसा नहीं है। तो क्लोरीन की पावर ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन छीनने की ओवरऑल। हालांकि फ्लोरीन दूर से बहुत जोर लगा के खींचेगा, पर पास जब आ जाएंगे तो कहेगा नहीं 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 ढीला छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास भीड़ मच रही है। बट क्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो फ्लोरीन के मुकाबले, इसलिए जो वो इलेक्ट्रॉन दूर से भी खींचता है और पास आने के बाद और पास बुला लेता है कि आजा आजा मेरे पास बहुत है। समझ गए? यस सर। क्लियर है? तो क्लोरीन की पावर फ्लोरीन के मुकाबले ओवरऑल विड्रॉइंग पावर ज्यादा होती है कार्बन की चेन के साथ, बाकी सबके साथ नहीं। अटैच टू द कंजुगेटेड सिस्टम में अगर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर भी ऐसा होता है, दैट इज द स्पेशल केस। समझ में आ गया होगा भाई सबको? होमवर्क देखिए, अब इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए भाई आपके, और साथ में डीपीपी शेयर्ड विद बिटली लिंक के साथ में बिटली लिंक भी बता रखा है, डीपीपी आपको वहां मिल जाएगी, डीपीपी और मॉड्यूल्स वगैरह है ना, bit.ly/manjeet sir, सारे डिजिट छोटे हैं, छोटे डिजिट्स को आप गूगल में टाइप कर दीजिए, क्रोम के अंदर आपके सामने शीट खुल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डे हम क्या करने वाले हैं, एचआईडी करेंगे भाई, हाइड्रोजन इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी एचआईडी है। मेसोमेरिक इफेक्ट करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट एक ही बात है, बस हल्का सा फर्क है, हल्का सा। हाइपर कंजुगेशन करने वाले हैं, एरोमेटिसिटी करने वाले हैं। तो कल वाले टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर वाले टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और आपका जीओसी लगभग खत्म हो जाएगा, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस ही बचेंगे जो आप अपने डीपीपी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से कीजिएगा, कल वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। हाँ भाई, अब मैं लेक्चर कर रहा हूँ बंद, किसी का डाउट है तो अब हम डाउट लेंगे। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। यस बेटा।